नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं कलेक्टिव एजुकेशन। मित्रों, आज हम बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान में उल्लिखित जो मौलिक अधिकार हैं, जिनको कि भाग 3 में स्थान दिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इनको उल्लिखित किया गया है, उनको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों को क्यों कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा? यदि आपको ये पता नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का जवाब अवश्य दे सकेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैग्ना कार्टा दरअसल था क्या। मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा हस्ताक्षर किया गया एक अधिकार पत्र था, जो कि उन्होंने अब उस समय के कुलीन वर्ग था उनके यहाँ, जिनको वेरन्स कहते थे, उनको उन्होंने कई महत्वपूर्ण अधिकार इस अधिकार पत्र के द्वारा प्रदान किए थे। दोस्तों, ये मैग्ना कार्टा वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि ये पहला वो अधिकार पत्र है जिसने राजशाही की असीमित शक्तियों को सबसे पहले जो है सीमित करने का कार्य किया था। यानी उन्होंने अंकुश लगाने, इस अधिकार पत्र ने राजशाही पर सबसे पहले अंकुश लगाने का कार्य किया था। तो ये एक लोकतंत्र का नींव भी इसको माना जाता है। हालांकि इस अधिकार पत्र के द्वारा सभी व्यक्तियों को, आम नागरिकों को, जैसे किसान, मजदूर, इनको नहीं दिए गए थे अधिकार, सिर्फ कुलीन वर्ग को ही अधिकार दिए गए थे। लेकिन फिर भी वर्तमान में भी जो एक कानून का शासन है, उसकी नींव अवश्य इस मैग्ना कार्टा को माना जाता है। और कानून का शासन होने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से बड़ा नहीं होगा। इसकी नींव कहीं ना कहीं मैग्ना कार्टा 1215 के अधिकार पत्र के द्वारा पड़ी थी। हालांकि वहां के पोप ने बाद में इसको मानने से इनकार कर दिया था और वहां गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी। लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसने नागरिक अधिकारों के लिए एक बड़ा कार्य किया और जो राज्य की शक्तियां हैं, शासक वर्ग की जो शक्तियां हैं, उनको सीमित करने का कार्य किया था। तो एक नजर मार लेते हैं कि मैग्ना कार्टा के मुख्य प्रावधान क्या थे। उसमें यही था कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है, यानी कानून का शासन होगा, राजा भी कानून से बड़ा नहीं माना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि कानून सबसे बड़ा होगा, राजा भी कानून से ऊपर नहीं होगा, यानी और कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। ये बात कहीं ना कहीं सबसे पहले मैग्ना कार्टा में उल्लिखित की गई। और साथ ही जो है वो राजा को असीमित शक्तियों को सीमित करने का कार्य किया और ये कहा गया कि राजा मनमानी तरीके से जनता पर कर नहीं लगा पाएगा, करों में बेशुमार वृद्धि नहीं की जा सकेगी। तो ये उन्होंने इस मैग्ना कार्टा का एक प्रावधान था। इसके अलावा लोगों को संपत्ति के अधिकार की इसमें बात थी और न्यायिक प्रक्रिया में सुधारों की बात की थी। मैं अभी आपको बता चुका हूं। हालांकि इसको पोप ने मानने से मना कर दिया था और राजा को भी ये आदेश दिया था कि आपको ये मानने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद वहां गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड से आधुनिक लोकतंत्र की जननी उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां से नागरिक अधिकारों की बात सबसे पहले शुरू हुई थी। तो अब बात कर लेते हैं अपने मेन प्रश्न की कि क्यों कहते हैं मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जिस प्रकार से मैग्ना कार्टा ने तत्कालीन इंग्लैंड के राजा की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाया था, ठीक उसी प्रकार से हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें मिले हैं, उनके द्वारा राज्य की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1947 से पूर्व हमारा देश ब्रिटेन का ही उपनिवेश था
और नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं थे, कोई संवैधानिक अधिकार नहीं थे। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात जब 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था इसमें की गई और इसको संविधान के द्वारा गारंटी दी गई कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं राज्य की जो शक्ति है उसको अंकुश लगाने का कार्य यहाँ पर किया गया है। तो इसीलिए मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है। ये पहला कारण है। दूसरा ये है कि भारत के संविधान में भी हमने ये माना है कि कानून का शासन होगा, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से बड़ा नहीं होगा और कानून के समक्ष सभी लोग जो हैं वो समान होंगे। ये मूल विचार जो है कहीं ना कहीं मैग्ना कार्टा से ही प्रेरित है। तो इसलिए इस कारण से भी हम मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसके अलावा जैसे मैं बात कह चुका हूं आपको कि भारत के संविधान के भाग 3 में प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इवन कभी भी कुछ स्वतंत्रताएं तो जो है आपातकाल के दौरान जो है वो समाप्त की जा सकती हैं, लेकिन जैसे अनुच्छेद 20 और 21 इस प्रकार की कुछ स्वतंत्रताएं हैं कि उनको किसी भी स्थिति में उनको हटाया नहीं जा सकता है। वो व्यक्ति को प्रदान आवश्यक हर हालत में मिलती रहेंगी ये स्वतंत्रताएं। तो इन कारणों से ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है इनको। इसके अलावा एक बात यह है कि इसको न्यायिक रूप से ये परिवर्तनीय है। जो मैग्ना कार्टा था वहां पर भी ये व्यवस्था थी कि यदि राजा इन अधिकारों को देने से मना करता है तो उसके लिए एक परिषद बनाई गई थी जो कि उसको लागू करवाने का कार्य करती है। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि वहां पोप ने इनको इन अधिकारों को मानने से ही मना कर दिया था और राजा से भी कह दिया था कि ये मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां जो कानून था, जो वो अधिकार थे, उनको परिवर्तन करने की यानी जस्टिसेबल बनाने की बात की गई थी और वही बात हमारे संविधान में भी है। आप लोग जानते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके द्वारा कि प्रत्येक नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 226 में भी ये व्यवस्था दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 32 के द्वारा सीधे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। तो इन सब कारणों की वजह से ही इनको यानी मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक अन्य कारण हम इस प्रकार से भी गिना सकते हैं कि भारत का संविधान जब निर्मित हो रहा था तो हमारी जो संविधान सभा थी उसने दुनिया के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया और वहाँ का जो एक संवैधानिक विकास है उसका अध्ययन किया। तो उस कड़ी में उन्होंने कहीं ना कहीं मैग्ना कार्टा से प्रेरित होकर के एक ऐतिहासिक प्रेरणा ली है। तो ये हमारे संविधान की, हमारे मौलिक अधिकारों की एक ऐतिहासिक प्रेरणा भी मैग्ना कार्टा रही है। तो इन सब कारणों की वजह से ही मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। और अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आपको इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मैग्ना कार्टा में शामिल नहीं था? ए, चर्च की स्वतंत्रता, बी, संपत्ति का अधिकार, सी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, डी, लंदन शहर की पुरानी स्वतंत्रताएं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।